बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। फर्स्ट ईयर में हमारी सीरीज चल रही है यूज़ ऑफ टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। लास्ट टाइम जो हमने टेक्निक्स को स्टडी किया वो थी माइक्रोस्कोपी, स्टेनिंग, माइक्रोमीट्री एक्सेट्रा। ये ऐसी टेक्निक्स हमने स्टडी की जिनमें हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो टेक्निक स्टडी करेंगे उसमें हम सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट करके इंडिविजुअली एक एक सेल ऑर्गेनल को कैसे स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आज हमारा टॉपिक होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज वाई नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों कहा जाता है, इंशाअल्लाह अज़ीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन इज आल्सो नोन एज सेल फ्रैक्शनाइजेशन। इस टेक्निक को सेल फ्रैक्शनाइजेशन क्यों कहा जाता है, इंशाअल्लाह अज़ीज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की जब आप डेफिनेशन करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ सेल बेस्ड टेक्निक, या सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ टेक्निक इन सेल बायोलॉजी which used for the separation of component of cells. Centrifugation is a technique in which components of cell means that cell organelle will be separate. How it will be separate? By the lysis of cell. ये पॉइंट आपने याद रखना है कि सेल कि हम लोग लाइसिस करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि हम लोग यहां पे सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पॉइंट भी अभी आपने याद रखना है। तो सेल फ्रैक्शनाइजेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन की डेफिनेशन में द टेक्निक विच यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ सेल बाय द लाइसिस ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमारे पास व्हाई द सेंट्रीफ्यूगेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, व्हाई द सेल फ्रैक्शनाइजेशन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, because in this technique we use the centrifugal force. इस टेक्निक को सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेक्निक में जो सेपरेशन के लिए बेसिक फोर्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो है अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि हम इस टेक्निक में यूज करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करेंगे, इस वजह से इस टेक्निक का नाम ही सेंट्रीफ्यूगेशन है। अब हमारे पास व्हाई दिस टेक्निक इज नोन एज सेल फ्रैक्शनाइजेशन। द वर्ड फ्रैक्शन मीन ब्रेक, द वर्ड फ्रैक्शन मीन स्प्लिट, द वर्ड फ्रैक्शन मीन लाइसिस। अब हमारे पास जब हम लोग सेल की फ्रैक्शन करते हैं, सेल की जो है वो लाइसिस करते हैं, तो इसलिए इस टेक्निक का नाम होता है सेल फ्रैक्शनाइजेशन। सेल फ्रैक्शनाइजेशन में हम लोग बेसिकली लाइसिस ऑफ सेल करेंगे, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या है, सेल फ्रैक्शनाइजेशन। क्योंकि जब तक आप सेल की ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, जब तक आप सेल को स्प्लिट नहीं करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसके कंपोनेंट्स को क्या कर सकें, सेपरेट। देयरफॉर फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल यू मस्ट बी लाइस, यू मस्ट बी फ्रैक्शन, यू मस्ट बी स्प्लिट टू सेल्स और सेलेक्टेड टिश्यूज। अब हमारे पास यहां पे हमने जिक्र किया मॉलिक्यूलर मास का, तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि मॉलिक्यूलर मास क्यों इंपॉर्टेंट है।
अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन में चूंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कंसर्न विद द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जो है वो उस ऑब्जेक्ट पे लगेगी जो रोटेट करेगा, जो ऑब्जेक्ट स्पिन करेगा, जिसकी स्पिनिंग होगी। अब हमारे पास जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो रोटेशन के दो फोर्सेस रोटेशन में अप्लाई होती हैं। वो फोर्स जो टुवर्ड्स सेंटर लगती है उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल, और वो फोर्स जो अवे फ्रॉम सेंटर लगती है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल। अब हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स विच फॉर्म टेंजेंट। ये वो फोर्स जो टेंजेंट बनाए विद रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, उस फोर्स को कहा जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या तो आसान लफ्जों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is the force which pull any object out of its circle, जो किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को उसके रोटेशन सर्कल से आउट करे यानी टेंजेंट बनाए, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगेशन में जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए आपको दो तीन बातें पहले से याद होनी चाहिए। नंबर वन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। चूंकि यहां पे हम लोग सेपरेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो मास की बेस पे जब आप सेपरेशन करेंगे तो इसलिए आपको याद होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप घर में अगर अपने फैन को देखें तो फैन के जो 3 विंग्स हैं, उन 3 विंग्स में अगर आप लोग जो हैं वो डिफरेंट बर्ड्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रखें, तो जब आप फैन को स्टार्ट करेंगे तो फैन के अगर एक विंग पे फॉर एग्जांपल आपके पास 1 kg, इतना बड़ा रखना नहीं है, फैन खराब हो जाएगा, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक विंग पे मेस जो है वो फॉर एग्जांपल 1 kg है, दूसरे पे आपके पास जो है वो 500 ग्राम्स है और तीसरे पे 300 ग्राम्स है, तो जो ही आप फैन को स्टार्ट करेंगे तो फैन जब सर्कल में रोटेट होगा तो रोटेशन की वजह से उस ऑब्जेक्ट ने भी जाहिर सी बात है सर्कल में रोटेट होना है, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट होगा जो सबसे ज्यादा हैवी होगा उस पे उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। तो जो ही आप फैन को स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे पहले वेट गिरने का चांस है वो आपका पास हैवीएस्ट वेट है, जिसका मेस हमने सपोज किया 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम्स। फिर तो पहली बात तो आपने याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेस। जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, जिसका मेस जितना ज्यादा होगा, उस पर उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। दूसरी बात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरपीएम। आरपीएम का आसान लफ्जों में मतलब है स्पीड, लेकिन वैसे आरपीएम का पूरा जो एब्रीवेशन है वो किस चीज का है? रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन कहते हैं चक्कर को, तो चक्कर पर मिनट में हमारे पास जो आउटपुट होगा वो स्पीड है। जैसे आपके घर में फैन के साथ जो है वो स्पीडोमीटर या उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए बटन है, तो अगर आप फैन को 0 की स्पीड पे चलाएं तो फैन 0 की स्पीड पे रुका हुआ होगा। जो मेस आपने जिस विंग के ऊपर रखें वो सारी उम्र वहां पे ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ। लेकिन जो ही आप स्पीड को 1 करेंगे तो फैन जो ही घूमना शुरू होगा। फिर आप स्पीड को 2 करेंगे तो जो सबसे हैवी ऑब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले तो गिर जाएगा, लेकिन आप देखेंगे वो पहला ऑब्जेक्ट गिरने के बाद बाकी 2 विंग्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़े वो कंटिन्यूसली उसी तरह होंगे और फैन घूमता रहेगा।
लेकिन जो ही आप स्पीड को तेज करेंगे यानी कि 3 पे ले आएंगे, तो जो ही स्पीड तेज होगी तो सेकंड ऑब्जेक्ट भी गिरना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप स्पीड को और बढ़ाएंगे 4 पे 5 पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास थर्ड ऑब्जेक्ट भी गिर जाएगा। तो दो बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब रेवोल्यूशन होगी यानी कि आपके पास कोई भी चीज सर्कल में घूमेगी, रेवोल्यूशन होगी, रिवॉल्व करेगी अराउंड द सर्कल या इन सर्कल, तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगी, लेकिन इसके रिजल्ट में रोटेशनल ग्रेविटी यानी सिंथेटिक ग्रेविटी डेवलप्ड होगी। ये सिंथेटिक ग्रेविटी आप घर में कॉमन अपने जूसर में देख सकते हैं कि जब आपके जूसर की स्पीड बिल्कुल, इस जूसर स्टॉप है, तो जो आपका मिल्क शेक है वो बिल्कुल स्मूथ होगा। जो ही आप जूसर को लो स्पीड पे करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके टॉप पे जो मटेरियल है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि ब्लेड हमेशा जूसर में नीचे लगे होते हैं, तो वो आपके पास डाउनवर्ड पुल होगा। जो ही आप उसमें देखेंगे हल्का सा सेंटर में आपको सर्कल सा नजर आएगा जो कि टूवर्ड्स सेंटर मूव कर रहा है, यानी ग्रेविटी टूवर्ड्स डाउन जो है उस पर लग रही है। जो ही आप स्पीड को तेज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो सर्कल है वो आपके पास क्लियर कट टूवर्ड्स डाउन आपके पास बनेगा, यानी यहां पे जो है वो ग्रेविटी इंक्रीज होगी, रोटेशनल ग्रेविटी बनेगी जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक ग्रेविटी। तो ये बात भी याद रखना आपके लिए जरूरी है कि आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन में जहां पे लिखा होता है जी, वैसे तो जी का मतलब ग्रेविटी है, लेकिन आमतौर पे तो हम कहते हैं कि ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो यहां पे जो जी है वो बेसिकली सिंथेटिक जी है, यानी कि रेवोल्यूशन या रोटेशनल ग्रेविटी है, जो कि डिपेंड करती है आरपीएम पे। इसकी आप एक आसान मिसाल भी ले सकते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक कप में पानी लें और उसमें स्पून को रख दें, तो पानी का जो लेयर होगा, जो आपके पास सरफेस होगी, वो बिल्कुल लेवल्ड होगी। लेकिन जो ही आप उसमें स्पून को सर्कल में रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे पानी के अंदर जो है वो छोटा सा सेंटर में होल बनना शुरू होगा। जितनी आप स्पीड को तेज करते जाएंगे वो पानी की जो डायरेक्शन होगी, वो पानी की जो मूवमेंट होगी वो डाउनवर्ड होगी, यानी इसका मतलब है उसमें ग्रेविटी डेवलप्ड होगी। तो वो जो डेवलपमेंट ऑफ ग्रेविटी है बिकॉज ऑफ रोटेशन, इसलिए उसे रोटेशनल ग्रेविटी या सिंथेटिक ग्रेविटी कहा जाता है। तो ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन समझने के लिए। अब आप सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसीजर, जब हम प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर में चूंकि आपने कंपोनेंट ऑफ सेल को सेपरेट करना है, तो कंपोनेंट ऑफ सेल को सेपरेट करने के लिए सबसे पहले आप सिलेक्शन ऑफ सेल या सेल टिश्यू को सेलेक्ट करेंगे। कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कंपोनेंट को आइसोलेट कर रहे हैं, उसके डिजायरेबल आपके पास जो है वो कंपोनेंट ऑफ सेल के मुताबिक आप सेल या टिश्यू को सेलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्लोरोप्लास्ट की स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए आप सेलेक्ट कर दें एनिमल सेल, तो सारी उम्र लगे रहें आपको कुछ भी नहीं मिलना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन एनिमल सेल। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल आरबीसीज को सेलेक्ट करते हैं तो आपको उसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल, कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल आप जो है वो बैक्टीरियल सेल को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ ये सिलेक्शन ऑफ सेल और टिश्यू करेंगे। जब आप अपना डिजायरेबल सेल या टिश्यू को सेलेक्ट करेंगे तो चूंकि सेल या टिश्यू के कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले आपने सेल की लाइसिस करनी है, टिश्यूज की लाइसिस करनी है, क्योंकि जब तक लाइसिस नहीं होगी तो एनवेलप के थ्रू, यानी इनसाइड द एनवेलप सेल कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना सेंट्रीफ्यूगेशन में इम्पॉसिबल है। इसलिए आप जो है वो डिफरेंट केमिकल या एंजाइम्स को यूज करके सेल की लाइसिस करेंगे। सेल की लाइसिस या तो टिपिकल ग्राइंडिंग के थ्रू
या तो एंजाइमेटिक बेसिस पे लाइपेज एंड प्रोटीएज एंजाइम के थ्रू आप सेल लाइसिस कर सकते हैं। जब आप सेल लाइसिस करेंगे तो सेल का जो आपके पास सोल्यूशन आएगा, उस सोल्यूशन को कन्वर्ट करना जरूरी है होमोजीनियस मिक्सचर में। याद रखें कि होमोजीनियस मिक्सचर जब होगा जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी होमोजीनियस मिक्सचर के ऊपर इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, क्योंकि जब डेंसिटी यूनिफॉर्म हो चुकी है तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरे के पूरे जो सोल्यूशन है उसके ऊपर इक्वल लगेगी, और उसमें जो कंपोनेंट्स होंगे फिर इस वजह से वो आइसोलेट होंगे। तो इसलिए आप जो सेल का सोल्यूशन होगा उसे कन्वर्ट करेंगे पहले होमोजीनियस मिक्सचर में, जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी, जिसकी होमोजीनियस कंपोजिशन होनी चाहिए। अब जब आप होमोजीनियस मिक्सचर बना देंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो डिवाइस, जो मशीन यूज होती है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज ये टिपिकल आपके पास मशीन होती है, ये जिसमें आप एक टेस्ट ट्यूब में होमोजीनेट को डाल के सेंटर में रिवॉल्व करते हैं, सेंटर में स्पिनिंग करते हैं, उसकी सेंटर में स्पन करते हैं, सर्कल में जो है वो उसकी रोटेशन होगी। तो ये बड़ी कॉमन सी आपके पास डिवाइस होता है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज का काम सिर्फ इतना होता है कि इसके अंदर आप टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं जिनके अंदर जो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल है, और ये उस मिक्सचर को सेंटर में क्या करेंगी, सर्कल में रोटेट करेंगी। जब सर्कल में रोटेट करेंगी, उस रोटेशन के लिए आप कर रहे हैं स्पनिंग या स्पन होमोजीनियस मिक्सचर, यानी आप होमोजीनियस मिक्सचर की स्पिनिंग कर रहे हैं, सेंटर में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं। जब आप सर्कल में रिवॉल्व करेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब आप स्टार्ट लेंगे तो एट लो स्पीड, लो आरपीएम, लो रेट पे करेंगे, यानी सेंट्रीफ्यूज की इनिशियल जो स्पीड होगी वो लो होगी। क्यों लो होगी? क्योंकि जैसे मैंने पहले फैन की एग्जांपल दी, आप उसके तीनों विंग्स पे कोई भी आप मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट साइज का रख के 1 kg 500 ग्राम्स और 300 ग्राम्स को रख के अगर आप जो ही उसे फुल स्पीड पे ऑन करेंगे तो वो तीनों के तीनों इकट्ठे जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गिर जाएंगे। जो ही इकट्ठे गिर जाएंगे तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि कौन सा किधर मौजूद है। तो इसलिए आप जब भी स्टार्ट करेंगे लो स्पीड पे करेंगे। लो स्पीड पे जब आप स्टार्ट करेंगे, लो आरपीएम पे स्टार्ट करेंगे, तो जो सबसे हैवीएस्ट मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट लो होने की वजह से जो है वो पहले कंपोनेंट के ऊपर सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जिसको अभी हम लोग डायग्राम से देखते हैं। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, तो जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। जब उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इस होमोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास हैं सेल कंपोनेंट्स। जब ये टेस्ट ट्यूब सेंटर में रोटेट होगी, होमोजीनियस मिक्सचर भी साथ सेंटर में रोटेट, तो जब इस होमोजीनियस मिक्सचर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो सबसे ज्यादा जो इसका सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है उस पे फोर्स लगेगी। जब उस कंपोनेंट पे फोर्स लगेगी तो वो अपने होमोजीनियस मिक्सचर से सेपरेट होकर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब के साथ टकरा जाएगा, यानी कि वो होमोजीनियस मिक्सचर से, होमोजीनेट से सेपरेट हो जाएगा। जो ही ये सेपरेट होगा, वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब के साथ टकराएगा, तो ये अपनी ग्रेविटी की वजह से सेडिमेंट हो जाएगा ऑन द बेस, जिसको हम लोग कहेंगे पैलेट। तो यहां पे ये इसकी सेडिमेंटेशन हो जाएगी। तो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया? सेडिमेंट। जो जब पहला कंपोनेंट सेडिमेंट हो जाए तो ऊपर जो रिमेनिंग फ्लूइड होगा उसे कहा जाएगा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट वो फ्लूइड है जिसके अंदर
से हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट आइसोलेट हो गया, बाकी कंपोनेंट स्टेरस में मौजूद हैं। हम जहां पे बड़े आराम से सुपरनेटिन को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल के यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट था उसे यहाँ पे ही छोड़ेंगे, इनके दरमियान क्लियर कट पार्टीशन लेयर बन जाएगी। तो सुपरनेटेंट आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो अब आपने थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप उसी स्पीड पे रोटेशन करेंगे तो किसी कंपोनेंट पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगेगी। जब आप थोड़ा सा आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट यानी ग्रेविटी यानी कि स्पीड को बढ़ाएंगे तो जो सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट होगा इस सुपरनेटेंट का, उसके ऊपर अब लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी तो वो भी अपने होमोजीनियस मिक्सचर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, टेंजेंट बनाने की वजह से सेपरेट हो जाएगा और अपनी ग्रेविटी की वजह से वो पैलेट बना देगा यानी बेस पे सेडिमेंट। तो ये प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्पिनिंग। तो ये आपके पास है प्रोसीजर। अब हमारे पास सेल के अंदर हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो सेल के अंदर करने के लिए ये आपके पास एक स्केच है। ये सबसे पहले आपके पास है होमोजीनियस मिक्सचर यानी होमोजीनेट। जो होमोजीनेट है, जब आप इसको सबसे पहले स्पिन करेंगे 800G यानी कि जो सिंथेटिक ग्रेविटी है, जो रोटेशनल ग्रेविटी है वो आपके पास है 800 फॉर 10 मिनट्स। यहां पे टाइम भी इंपॉर्टेंट है, आप 10 मिनट्स तक इसकी स्पिनिंग करेंगे। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें से जो न्यूक्लियाई हैं, चूंकि सेल का सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से ये अपने होमोजीनेट से सेपरेट होकर न्नीचे सेडिमेंट हो जाएगा। ये सेडिमेंट जब हो गया तो अब यहाँ पे न्यूक्लियाई जितने भी यहाँ पे सेल थे उन तमाम के न्यूक्लियस नीचे बेस पे सेडिमेंट हो जाएंगे। ये जो ऊपर पोर्शन होमोजीनियस मिक्सचर रह गया है इसको कहा जाएगा सुपरनेटेंट। अब ये जो सुपरनेटेंट है, ये सुपरनेटेंट जो है आप पोर्ट करेंगे दूसरी टेस्ट ट्यूब में। ये नीचे न्यूक्लियाई उसी तरह रहेंगे इसी टेस्ट ट्यूब में, ऊपर से आराम से आप सुपरनेटेंट को दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। वो सुपरनेटेंट जब दूसरी टेस्ट ट्यूब में आएगा, अब आप यहां पे स्पिनिंग को यानी कि रोटेशन को बढ़ाएंगे। आरपीएम जब बढ़ाएंगे तो ग्रेविटी बढ़कर आपके पास हो चुकी है 20,000 G तक, यानी सिंथेटिक ग्रेविटी यानी रोटेशनल ग्रेविटी बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ाया, आरपीएम को बढ़ाया। जब आपने आरपीएम को बढ़ाया फॉर 15 मिनट, तो यहां पे जो सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियस के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंपोनेंट थे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनका पैलेट बन जाएगा, यानी वो सेडिमेंट हो जाएंगे ऑन बेस। अब ये जो आपके पास सेडिमेंट हुआ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट 20,000 G फॉर 15 मिनट के लिए, तो अब आप यहां पे इसको इसी तरह छोड़ेंगे और इसमें जो सुपरनेटेंट है आप उसके लिए यूज करेंगे अनदर ट्यूब। जो अदर ट्यूब होगी उसमें जब आप सुपरनेटेंट डालेंगे तो अब आप उसे फर्दर हाई स्पीड के ऊपर यानी आरपीएम को बढ़ाएंगे टू इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब आप आरपीएम को बढ़ाएंगे तो सिंथेटिक ग्रेविटी यानी जी फर्दर इंक्रीज होगी और वो हो जाएगी 1 लाख टाइम 1 लाख G फॉर 1 आवर। आप इसको जो है वो स्पन करेंगे। तो यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन्स की या सेलुलर जो आपके पास सेल की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं उनकी डिब्रीज यहां पे पैलेट में आ जाएंगी। अब यहां से जब आप पैलेट को रिमूव करने के लिए सुपरनेटेंट को इन अदर टेस्ट ट्यूब में पोर्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो लास्ट में जो सुपरनेटेंट है उसमें जो सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास के पार्टिकल्स होंगे राइबोसोम, उनको सेपरेट करने के लिए आप जो हैं वो ग्रेविटी को बढ़ाएंगे 1,50,000
G, 1,50,000 G for 3 hours. तो 3 hours की स्पिनिंग के बाद, 3 hours की रोटेशन के बाद, स्पिनिंग के बाद हमारे पास 1,50,000 G पे राइबोसोम बना देंगे अपना पेलेट। तो अब सुपरनेटेंट में बाकी सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एक कॉमन सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए आइसोलेट नहीं हो सकती। तो यहाँ तक आप राइबोसोम्स तक जो हैं वो कॉमन सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेल ऑर्गेनल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो अब आप अगर फिर दोबारा एक दफ़ा डेफिनेशन देखें तो हमने सेल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया सेल की लाइसिस करके ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये टेक्निक कहलाती है सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल फ्रैक्शनाइजेशन। होपफुली आपने लर्न किया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो गई है लेकिन बातें समझाने के लिए फिर टाइम तो लगता है। होपफुली आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहेंगे और इंशाल्लाह सपोर्ट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।